वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने मुगल काल को समझा था और हम कवर कर रहे थे किसको, अकबर को। आज हम अकबर के साम्राज्य विस्तार, उसके द्वारा किए गए युद्ध, कुछ विद्रोह और उसके 9 रत्नों के बारे में पढ़ेंगे। और हम आज उस महिला शासिका के बारे में भी जानेंगे जिसने अकबर को 2 युद्धों में धूल चटा दी थी, और वो महिला शासिका थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती, जिसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो साम्राज्य विस्तार, अकबर का जो साम्राज्य विस्तार था उसको इतिहासकारों ने 2 वर्गों में विभाजित करा। वो 2 वर्ग थे कौन कौन से? पहला था उत्तर भारत की विजय और दूसरा था दक्षिण भारत की विजय। अर्थात उत्तरी क्षेत्र में अकबर ने जितने भी विजय अभियान करे थे उसे उत्तर भारत विजय कहा, और दूसरा जो दक्षिणी क्षेत्रों में हुए उन्हें दक्षिण भारत विजय कहा गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने यह भी देखा था कि 1556 ईस्वी में अकबर करता है पानीपत का युद्ध। किसके खिलाफ? राजा विक्रमादित्य के खिलाफ। और उसी युद्ध में राजा विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से जानते हैं, उनकी क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। एक हमने देखा था मालवा की विजय, कब? 1561 ईस्वी में। ठीक है। जो मालवा के शासक रहे थे वो रहे थे बाज बहादुर, और उनकी पत्नी कौन थी? कर्णावती थी, जिसने अंत समय में जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। और एक हमने देखा था 1562 ईस्वी का भारमल को अपने अधीन कर लेना, जो कि जयपुर का शासक था। ठीक है। भारमल को अधीन कर लेने के पीछे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर क्या था, अकबर जा रहा था एक पीर की मजार में चादर चढ़ाने के लिए। ठीक है। और वो मजार के मध्य में पड़ता था क्या? भारमल का महल। ठीक है। जयपुर में वो मजार के मध्य में पड़ता था भारमल का महल। अब जब भारमल अकबर को अपनी ओर आता देख यह समझता है कि अकबर उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो भारमल क्या करता है? स्वयं अकबर के पास जाता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, मतलब उसके अधीन हो जाता है। इसी के पश्चात भारमल अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। किससे? अकबर से, जिसका नाम क्या था? जोधाबाई। ठीक है। वही जोधाबाई जिसके अकबर और जोधा के प्रेम प्रसंग के किस्से प्रचलित हैं। अब 1561 ईस्वी में हो जाता है जौनपुर का विद्रोह। ठीक है। 1561 ईस्वी में क्या होता है? जौनपुर का विद्रोह हो जाता है। और इससे पहले 1561 से पहले वहां शासन कर रहा होता है कौन? आदिल शाह। ठीक है। सिर्फ आदिल शाह है, अलाउद्दीन आदिल शाह नहीं है। अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु हो गई है, आदिल शाह है। तो आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, कौन पुत्र? शेर खां। शेरशाह सूरी वाला नहीं है, ये दूसरा शेर खां है। किसका? आदिल शाह का पुत्र। आदिल शाह का पुत्र शेर खां क्या करता है? शासन संभालता है, जौनपुर का शासक बनता है। जब ये शासक बनता है तो भैया गरम गरम खून है, तो क्या करता है? अकबर के अधीन होने को अस्वीकार कर लेता है, मतलब स्वयं को अकबर के अधीन नहीं मानता, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और इसी के चलते वो कर देता है एक विद्रोह। कहां? जौनपुर में कर देता है। अब भैया जब जौनपुर में विद्रोह हो जाता है तो अकबर को जब इस बात का पता चलता है, किस बात का? कि जौनपुर में विद्रोह हो गया है, तो वही जौनपुर में उसने एक गवर्नर नियुक्त करा होता है। कौन गवर्नर होता है? वो होता है खान जमा। खान जमा, जिसे अली कुली खान भी कहते थे, जिसने विक्रमादित्य हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया था। अब जौनपुर में जब विद्रोह होता है तो उसी को दबाने के लिए अकबर गवर्नर अली कुली खां को भेजता है। कहां? आदिल शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शेर खां से युद्ध करने। अब जब दोनों में युद्ध होता है तो यहां विजय हो जाता है अली कुली खान। तो इस प्रकार जौनपुर का क्षेत्र किसके अंदर में आ जाता है?
अकबर के अंडर में आ जाता है। इसी के बाद अकबर क्या सोचता है, जिस प्रकार जौनपुर में विद्रोह हुआ उसी प्रकार चुनार का शासक कहीं विद्रोह ना कर दे। तो इसके चलते अगला अभियान वो करता है किसके खिलाफ, चुनार के खिलाफ, वही चुनार का किले के खिलाफ। यह अभियान भी होता है अली कुली खां के नेतृत्व में, और अली कुली खां इस चुनार के किले पर कब्जा कर लेता है। अब एक होता है मेड़ता जगह, ठीक है, मेड़ता के क्षेत्र को भी धीरे धीरे अकबर ने क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। इसके तत्पश्चात आती है अकबर की गोंडवाना विजय, जो हुई थी 1564 ईस्वी में। अकबर की गोंडवाना विजय जो हुई थी 1564 ईस्वी में, और यही की शासिका होती है कौन, रानी दुर्गावती। यही की शासिका कौन होती है, रानी दुर्गावती होती है, जिसकी कहानियां या जिसके बारे में इतिहास में कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है कहानियां। अब रानी दुर्गावती का जो जन्म होता है वो होता है 5 अक्टूबर 1524 के दिन। कहां होता है, प्रसिद्ध राजपूत चंदेल शासक कीरत राय के घराने में। किसके घराने में, कीरत राय के घराने में, जो कि चंदेल शासक होते हैं। अब 5 अक्टूबर 1524 के दिन क्या होता है, दुर्गाष्टमी का त्योहार होता है, और इसी दुर्गाष्टमी के त्योहार के दिन जन्म लेने के उपलक्ष्य में रानी का नाम पड़ जाता है क्या, दुर्गावती। इनमें इतना तेज साहस, शौर्य और बुद्धि होती है कि इसके चलते ये देश में, पूरे भारत में विख्यात हो जाती हैं। अब जब ये बड़ी होती हैं तो इनका विवाह हो जाता है किससे, गोंडवाना के एक राजकुमार से, जिनका नाम था दलपति शाह। क्या नाम था, दलपति शाह था, ठीक है। दलपति शाह और जो रानी दुर्गावती है उनसे एक पुत्र होता है वीर नारायण, और इसी पुत्र के जन्म के 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, दलपति शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले उनके जो पिता होते हैं कीरत राय, उनकी भी मृत्यु हो गई होती है। तो इस प्रकार रानी दुर्गावती में क्या है, पहाड़ टूट पड़ने जैसी हालत हो गई थी। अब जब दलपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पुत्र है कौन, वीर नारायण, वो क्या होता है, छोटी उम्र का एक बालक होता है। तो रानी क्या करती है, रानी दुर्गावती क्या करती है, उसी की संरक्षिका बन जाती है और उसको क्या है, शासक बना देती है, मतलब राजा बना देते हैं वीर नारायण को, और उसकी संरक्षक स्वयं बन जाती है। जिस प्रकार आपने देखा था, बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली में क्या होता है, राजमाता दोनों पुत्रों को अपनी गोद में लेकर स्वयं गद्दी पर विराजमान हो जाती है। उसी प्रकार यहां रानी दुर्गावती क्या करती है, वीर नारायण पुत्र को अपनी गोद में लेकर गोंडवाना के सत्ता को संभालती है। अब धीरे धीरे गोंडवाना इतनी बड़ी शक्ति बन जाता है कि उसके पास 1400 हाथियों की बड़ी सेना, अन्य सैनिक होते हैं, ठीक है, और एक सुख समृद्धि से भरा हुआ क्षेत्र हो जाता है। अबुल फजल ने अपनी अकबरनामा में गोंडवाना क्षेत्र के बारे में क्या कहा है कि गोंडवाना इतना सुख समृद्धि से भरा क्षेत्र था, गोंडवाना इतना सुख समृद्धि से भरा क्षेत्र था कि वहां की जनता लगान में घोड़े, हाथी, हीरे, जवाहरात देती थी। क्या देती थी, घोड़े, हाथी, हीरे, जवाहरात दिया करती थी। मतलब प्रजा के पास इतना धन था, जो शासक है, जो सरकार है, उसके पास इतना धन है, प्रजा के पास इतना धन है कि वो लगान में दे रही है भैया, घोड़े दे रही है, हाथी दे रही है, हीरे दे रही है, जवाहरात दे रही है। तो इस प्रकार इतना सुख समृद्धि से भरा क्षेत्र था गोंडवाना। अब जब अकबर को पता चलता है कि गोंडवाना इतना सुख समृद्धि संपन्न क्षेत्र है, तो वो क्या चाहता है, उसके मन में आ जाती है लालसा गोंडवाना क्षेत्र को पाने की। तो वो क्या करता है, अपना एक सूबेदार, कौन सूबेदार, आसफ खां, ठीक है, आसफ खां नाम के सूबेदार को गोंडवाना विजय के अभियान पर भेजता है। अब भैया आसफ खां भी फ्रैंक होके जा रहा होता है, कोई सेना नहीं भैया, कम सेना लेके जा रहा है, कुशल सेना नहीं है, तो वो लेके कहाँ जा रहा है, गोंडवाना की ओर रवाना हो रहा है। वो सोचता है, वह क्या सोच रहा होता है कि गोंडवाना में तो एक महिला शासिका है,
और अकबर का नाम सुनते ही वो क्या कर देगी, समर्पण कर देगी, स्वयं को अपने हमारे अधीन बना देगी। पर ऐसा होता नहीं है। गोंडवाना इतनी बड़ी शक्ति हो चुकी है कि वह अकबर का 2 बार मुकाबला करती है और 2 बार उसको उसके दांतों तले चने चबा देती है। अब रानी दुर्गावती के एक मंत्री होते हैं, कौन, आधार सिंह। कौन मंत्री होते हैं, आधार सिंह एक मंत्री होते हैं। जब अकबर की सेना आती है तो वो रानी दुर्गावती को समझाते हैं, क्या कहते हैं कि अकबर के अधीन होने में ही प्रजा की भलाई है, गोंडवाना की भलाई है। पर इसी के उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती क्या कहती है कि इस कलंकित जीवन को जीने से अच्छा है शान से मर जाना। इतनी बड़ी बात रानी दुर्गावती कह रही है, जो कि एक महिला शासिका है। इस कलंकित जीवन को जीने से अच्छा है शान से मर जाना। तो इसी के साथ रानी दुर्गावती अपनी सेना का नेतृत्व करती है और अकबर की सेना पर टूट पड़ती है। जब वह अकबर की सेना पर टूट पड़ती है तो धीरे धीरे अकबर की सेना क्या है, कटने लग जाती है, मरने लग जाती है। और जो आसफ खां, जो सूबेदार भेजा था, किसने, अकबर ने, वो सूबेदार बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागता है। अब भैया इसी युद्ध में क्या हो जाता है, अकबर की हार हो जाती है। जब अकबर की हार हो गई तो एक महिला शासिका के हाथों हारने के कारण अकबर का जो सर होता है वो सर में से झुक जाता है। ठीक है, अकबर का सर क्या हो गया, सर में से झुक गया। ये क्या करता है, दोबारा गोंडवाना को अपने अधीन लेने के लिए दूसरा युद्ध करता है, एक कुशल सेना का निर्माण करता है। अब पता चल रहा है कि गोंडवाना कितनी बड़ी शक्ति है। दोबारा भैया कुशल सेना का निर्माण कर रहा है, विदेशों से एक से बढ़कर एक तोपची मंगाता है और चक्रव्यूह की रचना करता है गोंडवाना को जीतने के लिए, एक महिला शासिका को जीतने के लिए। ठीक है, तो अब दोबारा क्या होती है कि रानी दुर्गावती के गोंडवाना पर अकबर का आक्रमण होता है। और इस बार जब दुर्गावती की सेना देखती है किसको, अकबर की विशाल सेना को, विशाल तोपचियों को, विशाल तोपों को या फिर चक्रव्यूह को, तो रानी दुर्गावती की जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, डर गए हैं रानी दुर्गावती के कौन, मंत्री। इस पर क्या होता है, अचानक से रानी दुर्गावती क्या करती है, स्वयं सैनिकों के वस्त्र पहनती है, स्वयं हाथ में कृपाल लिए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार होकर चल पड़ती है युद्ध के मैदान में। जब रानी दुर्गावती को युद्ध के मैदान में जाता देखते हैं कौन, उनके सैनिक, तो वो भी आत्मविश्वास से भर जाते हैं और उसी समय वे जय भवानी का नारा देकर कूद पड़ते हैं, किसके ऊपर, अकबर की सेना के ऊपर। अब इस युद्ध में जो रानी दुर्गावती होती है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन मोटो जो होता है, वो होता है अकबर के तोपचियों को नष्ट करना। क्योंकि अगर तोपें चलेंगी तो रानी दुर्गावती की सेना में तहस नहस हो जाएगी, रानी दुर्गावती की सेना ज्यादा मरेगी। तो इसलिए वो क्या चाहती है कि सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य यह है कि तो उनके अकबर के तोपचियों को, शत्रु के तोपचियों को नष्ट करना। और वह जाती है उन तोपचियों के पास, एक एक करके उन तोपचियों का सर धड़ से अलग कर देती है। तो इतनी महान योद्धा है कौन, रानी दुर्गावती। और इसी युद्ध में फिर हो जाती है मुगलों की सेना की दूसरी हार। अब भैया दो युद्ध हारने के बाद अकबर दोबारा 1564 में कहां आक्रमण करता है, गोंडवाना पर। 3 युद्ध लड़ता है गोंडवाना को जीतने के लिए, तीसरा आक्रमण करता है 1564 ईस्वी में। अब इस समय क्या होता है, जो रानी का पुत्र था कौन, वीर नारायण, रानी का पुत्र जो वीर नारायण था वो क्या करता है, बड़ा वयस्क हो गया होता है, बड़ा हो गया होता है। अब वो करता है नेतृत्व सेना का नेतृत्व करता है कौन, रानी दुर्गावती का पुत्र वीर नारायण। और स्वयं उसी युद्ध में स्वयं रानी दुर्गावती भी भाग लेती है। जब वीर नारायण इस युद्ध में घायल हो जाता है तो एक संदेश, युद्ध के क्षेत्र में ही एक संदेश आता है रानी दुर्गावती के पास कि आपका पुत्र घायल हो गया है, आप उसके अंतिम दर्शन कर लीजिए। तो इस पर रानी दुर्गावती क्या जवाब देती है, वो कहती है कि यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है, यह समय
पुत्र से मिलने का नहीं है, यह समय है वीरता दिखाने का, और मैं अपने पुत्र से देवलोक में मिलूंगी। कहाँ मिलूंगी? देवलोक में मैं अपने पुत्र से मिलूंगी। तो कितना बड़ा दिल पर पत्थर रखकर इस बात को युद्ध के मैदान में कह दिया है रानी दुर्गावती। और 24 जून 1564 ईस्वी के दिन, ठीक है, 24 जून 1564 ईस्वी के दिन एक तीर रानी दुर्गावती की आंख पर लगता है और दूसरा तीर लगता है उनके गले पर। ठीक है, अब वह समझ जाती है कि मेरा जीवित रहना मुश्किल है, तो शत्रु के हाथ में न पड़ूं, इसके लिए वो क्या करती है? स्वयं अपनी तलवार निकालती है और स्वयं अपने पेट में घोंपकर अपने जीवन का अंत कर देती है। तो इतनी बड़ी महान शासिका रही होती है रानी दुर्गावती। और इसी 24 जून 1564 ईस्वी को बाद में प्रजा द्वारा, सरकार द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी के साथ गोंडवाना जो क्षेत्र है वो अकबर के हाथों में आ गया। अब जब यह गोंडवाना को विजय कर लेता है तो इसके तत्पश्चात ये जाता है चित्तौड़ विजय करने 1567 और 68 को। ठीक है, ये जाता है कहाँ? चित्तौड़ को विजय करने। उस समय चित्तौड़ में जो शासक रहते हैं वो रहते हैं राणा उदय सिंह। कौन रहते हैं? राणा उदय सिंह रहते हैं। अब चित्तौड़ को विजय करने का जो कारण होते हैं वो कारण, पहला कारण होता है गुजरात जो था उस समय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। अर्थात जो विदेशी थे, जो भारत में व्यापार करते थे विदेशी, वो कहां से होकर आते थे? गुजरात से होकर आते थे। इसलिए गुजरात क्या था? व्यापार का एक अच्छा केंद्र था। दूसरा था यातायात। जो हमने ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ी थी ना, वो क्या थी? दिल्ली से गुजरात को भी जोड़ती थी। और इसी जो यातायात के चलते अकबर चाहता था कि वो चित्तौड़ को विजय कर ले। अब तीसरा कारण ये था कि जो हुमायूं के कब्जे में एक बार चित्तौड़ आ चुका था और अकबर समझता था कि ये जो चित्तौड़ है वो मेरी ही जागीर है, इसलिए वो चित्तौड़ को विजय करना चाहता था। चौथा कारण, जो राजनीतिक कारण है, वो ये था कि राजपूत राजा, जो कि मेवाड़ के राजपूत राजा हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे? पूरे देश के, पूरे भारत के साम्राज्य के सिरमौर हुआ करते थे। सिरमौर अर्थात मुकुट हुआ करते थे। ठीक है, सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे मेवाड़ के शासक। तो चलिए बात करते हैं मेवाड़ के, चित्तौड़ या फिर मेवाड़ की विजय के बारे में। अब भैया 1567 ईस्वी में चल पड़ा है अकबर चित्तौड़ किले को विजय करने, और जब वह चित्तौड़ किले को विजय करने जाता है तो वो घेर लेता है चित्तौड़ के किले को। उस समय चित्तौड़ में जो शासन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? उदय सिंह कर रहे थे। ठीक है, चित्तौड़ को घेरता है जब नीचे से अकबर, तो भैया चित्तौड़ का किला है, इतना ऊंचा किला है, दीवारें इतनी बड़ी हैं और ऊंचाई वाले स्थान पर है, और वहां नीचे कौन है? अकबर की सेना है। जब युद्ध छिड़ता है दोनों में तो अकबर के 200 सैनिक प्रतिदिन मारे जाते हैं। जब ऊंचाई से नीचे चित्तौड़ के राजा उदय सिंह की सेना हमला करती है तो अकबर के प्रतिदिन 200 सैनिक मारे जाते हैं। अब भैया अकबर हो गया परेशान कि क्या करा क्या जाए, चित्तौड़ जीता कैसे जाए। तो वो क्या करता है? सुरंगों का निर्माण करवाता है। ठीक है, बारूदी सुरंगों का निर्माण कराता है। अब जब बारूदी सुरंगों का निर्माण करा रहा होता है तब भी ऊपर से हमला हो रहा होता है। ठीक है, तब भी ऊपर से हमला होगा तो उसमें भी उसके सैनिक मारे जाते हैं। अब इन सैनिकों के लिए क्या करा जाए? तो उसके लिए वो बनाता है एक रक्षा की दीवार। किसकी दीवार? रक्षा की दीवार बनाता है, जिसे उस समय क्या कहा जाता था? साबित कहा जाता था। ठीक है, साबित किसे कहा जाता था? रक्षा की दीवार को कहा जाता था। यही पूछ लेता है कि अकबर द्वारा बनाई गई सुरंगों की रक्षा के लिए जो रक्षा दीवार बनाई जाती थी वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी साबित। ठीक है, अब दिसंबर से फरवरी तक आते आते क्या होता है? रक्षा की दीवार जो होती है, सुरंग का निर्माण हो जाता है।
अब उसमें भरा जाता है विस्फोट, ठीक है, और करा जाता है कहाँ, चित्तौड़ के किले पर। जब चित्तौड़ के किले पर विस्फोट होता है ना, तो धीरे धीरे अकबर की जो सेना होती है वो भारी पड़ने लग जाती है उदय सिंह की सेना पर। उदय सिंह की सेना में दो ऐसे वीर योद्धा होते हैं, कौन, एक होता है जयमल और दूसरा था वीर फत्ता। और इसी हमले में जयमल क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। जब जयमल घायल हो जाता है तो पता चल जाता है कि भैया चित्तौड़ को जीतना मुश्किल है और राणा को कर दिया जाए कहाँ शिफ्ट, अरावली की पहाड़ियों पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो राणा चले जाता है, राणा उदय सिंह चले जाते हैं अरावली की पहाड़ियों पर। और वीर फत्ता जो कि दूसरा महान योद्धा होता है, वो घायल जयमल को अपनी पीठ पर बैठाता है और युद्ध के मैदान पर कूद पड़ते हैं दोनों। और इसी युद्ध में जयमल और वीर फत्ता की मृत्यु हो जाती है। अब किले में प्रवेश, जब अकबर अपनी बारूदी सुरंगों के कारण किले में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, 30,000 लोगों को कत्लेआम कर देता है, 30,000 लोगों को मार देता है। ठीक है, प्रजा के ही 30,000 लोगों को मार देता है, सैनिक नहीं है, 30,000 लोग हैं सिर्फ प्रजा के, उनको क्या है, कत्लेआम कर देता है और किले को तहस नहस कर देता है। इसी के आधार पर अकबर को महान कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 30,000 निर्दयी हत्याएं कर देता है कौन, अकबर। इसके तत्पश्चात ये चाहता है रणथंबोर के किला विजय करने। कहाँ किला, कौन सा किला विजय करने, रणथंबोर का किला विजय करने। और रणथंबोर में जो शासन कर रहे होते हैं वो कर रहे हैं सुरजन राय। जब सुरजन राय की तरफ अकबर आता है तो वो क्या करता है, उसी चित्तौड़ के किले की तरह, जिस तरह उसने चित्तौड़ का किला विजय करा होता है, उसी तरह ये रणथंबोर के किले की घेराबंदी कर लेता है। जब घेराबंदी कर लेता है तो उसके 1.5 महीने पश्चात जो सुरजन राय होते हैं वो क्या कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं अकबर के सामने। अब भैया रणथंबोर भी विजय हो गया है अकबर का, रणथंबोर भी विजय हो गया है। अब यह आ जाता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बांद्रा, ठीक है, बांद्रा स्टेशन, बांद्रा क्षेत्र के निकट होता है कालिंजर का किला। उसी कालिंजर के किले पर यह अपना विजय अभियान करता है। और उस समय जो शासक रहे होते हैं कालिंजर के, वो होते हैं रीवा रामचंद्र। कौन होते हैं, रीवा रामचंद्र होते हैं। अब रीवा रामचंद्र जब अकबर की इतनी पूरे देश में विख्यात हो रहा है कि ये युद्ध जीत लिया, यह युद्ध जीत लिया, रणथंबोर जीत लिया, मेवाड़ जीत लिया, तो वो क्या करते हैं, वो भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरह उत्तर प्रदेश का कालिंजर भी आ जाता है अकबर के पक्ष में। ठीक है, इसके बाद अकबर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का सिरमौर। अभी तक मेवाड़ शासक थे, राजपूत शासक थे, और अब बन चुका है यहां पर कौन, अकबर, भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट। इसका एक अभियान हुआ था मारवाड़ पर अधिकार। और मारवाड़ में उस समय शासन चल रहा था 3 राजाओं का। ठीक है, जोधपुर में बैठे थे कौन, राजा चंद्रसेन। दूसरे थे बीकानेर में जो बैठे थे वो थे राजा राय कल्याण, और तीसरे जो जैसलमेर में बैठे थे वो थे हर्राय देव। इस तरह धीरे धीरे क्या होता है, राजा चंद्रसेन क्या करते हैं, जोधपुर के शासक, वो क्या करते हैं, वो अधीन हो जाते हैं अकबर के। और इसी के चलते बीकानेर के जो राजा कल्याण सिंह होते हैं वो भी अपने को अकबर के अधीन कर लेते हैं। पर जैसलमेर के लिए इसे क्या होता है, युद्ध करना पड़ता है, किससे, हर्राय देव से, और यह युद्ध भी वह विजय हो जाता है। इसके तत्पश्चात होता है गुजरात का अभियान। ठीक है, गुजरात में शासन कर रहा होता है मुजफ्फर खां। कौन शासन कर रहा होता है, मुजफ्फर खां शासन कर रहा होता है, और उसी के दरबार में होता है इत्माद खां। कौन होता है, इत्माद खां। अब इत्माद खां आमंत्रण करता है किसको, अकबर को, गुजरात के अभियान के लिए। ठीक है, अब अकबर भेजता है इसी गुजरात अभियान के लिए, अकबर मिर्जा अजीज कुकी को भेजता है कहां, गुजरात के अभियान को विजय करने के लिए। और मिर्जा अजीज कुकी इस अभियान को, गुजरात के अभियान को विजय कर लेता है। इसी के तत्पश्चात मिर्जा अजीज कुकी को अकबर बना देता है बंगाल का गवर्नर। क्या बना देता है, बंगाल का
गवर्नर बना देता है। अब 1573 ईस्वी में गुजरात में दूसरा अभियान चलता है और वो अभियान होता है मोहम्मद हुसैन मिर्जा के खिलाफ। मोहम्मद हुसैन मिर्जा क्या करता है, सरदार से मिल जाता है, अमीरों से मिल जाता है और एक विद्रोह छेड़ देता है। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। जब यह विद्रोह शुरू करता है अकबर के खिलाफ, तो जब अकबर को पता चलता है, कब पता चलता है? 23 अगस्त 1573 को जब अकबर को यह बात पता चलती है कि गुजरात में दूसरा अभियान हो गया है, तो वो स्वयं क्या करता है? फतेहपुर सीकरी से रवाना हो जाता है। फतेहपुर सीकरी से गुजरात के लिए निकल पड़ता है और 725 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 725 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11 दिन में पूरी कर लेता है। 11 दिन में 725 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेता है, ठीक है। इसी के तत्पश्चात ये गुजरात में जो दूसरा अभियान था उसे भी विजय कर लेता है और इसी 725 किलोमीटर 11 दिन में तय करने के कारण इस जो यात्रा है उसको ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण, मतलब सबसे तेज आक्रमण। अब जब ये गुजरात का दूसरा अभियान विजय कर लेता है तो इसी के तत्पश्चात 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बनाता है बुलंद दरवाजा, ठीक है। 18 जून 1576 ईस्वी को होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है। यह युद्ध होता है महाराणा प्रताप के खिलाफ, जिसको हम अपनी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। जानते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। अकबर के महल में जो 9 रत्न थे, जिसको नवरत्न कहा जाता था, उन 9 रत्नों के बारे में जानते हैं। अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें सबसे पहला नाम आता है बीरबल का, ठीक है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमने सुनी है, तो वही बीरबल जिसका नाम था महेशदास। अब महेशदास क्या करते हैं? महेशदास आते हैं, कैसे महेशदास का नाम बीरबल पड़ा ये समझते हैं। तो महेशदास, अकबर क्या होता है? अकबर लगा रहा होता है अपना साम्राज्य, लगा रहा होता है, ठीक है, सभा बैठाई होती है। उसी सभा में महेशदास क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और प्रवेश के लिए जब संतरी उन्हें रोकता है तो वो उनसे 5 सिक्के मांगता है, जो महेशदास के पास नहीं होते हैं। अब जब महेशदास के पास 5 सिक्के नहीं होते हैं तो महेशदास अकबर द्वारा दी गई अंगूठी को दे देते हैं। किसको? उस संतरी को जो 5 सिक्के मांग रहा होता है। अब जब वह अंगूठी देता है किसको? संतरी को, तो संतरी कहता है जो भी दरबार में, ठीक है, जो दरबार लगा है, दरबार में जो भी इनाम राशि अकबर आपको देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे दिया जाएगा। इसी के तत्पश्चात जब बीरबल या फिर महेशदास अकबर के दरबार में जाते हैं तो अकबर जब इनाम की राशि पूछता है तो महेशदास क्या कहते हैं? मुझे इनाम में 50 कोड़े दिया जाए, ठीक है। 50 कोड़े मांगता है अपने लिए। कौन? महेशदास। महेशदास की ये बात सुनकर जो सभी सभा में जो भी बैठे होते हैं ना, वो अचंभित हो जाते हैं कि स्वयं के लिए 50 कोड़े मांगे जा रहे हैं, ठीक है। अब 50 कोड़े मांगने का कारण पूछता है जब अकबर, तो महेशदास कहते हैं कि बाहर संतरी है, उसने मेरे से इनाम राशि को आधा करने के लिए कहा है, ठीक है। तो संतरी को बुलाया जाता है, ठीक है। एक प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है अकबर के दरबार में, ठीक है। तो संतरी को बुलाया जाता है और अकबर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है महेशदास से, ठीक है। इसी महेशदास से ये कहता है कि महेशदास की वीर यानी क्या? बुद्धि, ठीक है, दिमाग। वीर में क्या है? बल है, ताकत है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है? बीरबल पड़ जाता है और वो उसे अपने महल में 9 रत्नों में शामिल कर लेते हैं। इसके तत्पश्चात दूसरा नाम आता है तानसेन का। तानसेन यानी तन्ना मिश्रा, जो कि क्या थे? एक संगीतकार थे, ठीक है। तीसरे होते हैं अबुल फजल। अबुल फजल कौन? लेखक, वही लेखक जिनने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी होती है। अब अकबर के 9 रत्नों में एक कवि भी होते हैं जिनका नाम होता है क्या? फैजी, ठीक है। कौन से कवि हैं? फैजी। एक सेनापति जो होते हैं, अकबर के जो सेनापति होते हैं जो कि 9 रत्नों में शामिल होते हैं, वो होते हैं राजा मानसिंह, जो क्या होते हैं? अकबर के 9 रत्नों के
या फिर अकबर की सेना के सेनापति होते हैं। ठीक है, अगला नाम आपने सुना होगा टोंडरमल का। ठीक है, टोंडरमल क्या होता है, वित्तीय स्थिति देख रहा होता है किसकी, अकबर के दरबार की, और इसीलिए टोंडरमल क्या होता है, वित्त मंत्री होता है किसका, अकबर का। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के दरबार के मुख्य सलाहकार रहे थे। ठीक है, एक और सलाहकार रहते हैं अकबर के दरबार में जो कि 9 रत्नों में शामिल थे, वो थे फकीर अजुद्दीन। कौन थे, फकीर अजुद्दीन। तो फकीर अजुद्दीन के बाद जो 9 रत्न थे वो थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। कौन थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो क्या थे, बैरम खां के पुत्र थे। वही बैरम खां जिसकी मृत्यु कर दी जाती है अफगान शासक द्वारा। और अब्दुल रहीम खान खाना प्रसिद्ध थे गजल व दोहों के लिए। ठीक है, गजल व दोहों के लिए कौन प्रसिद्ध थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।